ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग बेटा। हो गया हो गया। चलो, तो फिर कल तक हमने यहाँ तक क्या पढ़ रहे थे, हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ रहे थे ना, कायिक जनन देख रहे थे, है ना। तो इसमें क्या हो रहा था कि रिप्रोडक्टिव पार्ट को छोड़ के जब प्लांट की अदर बॉडी का कोई भी पार्ट जब एक नया प्लांट बना ले रहा था, तो वो क्या कहला रहा था, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वर्धी प्रवर्धन कहला रहा था, है ना। उसमें हमने अलग अलग मेथड देखी थी, नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल। तो हम आर्टिफिशियल देख रहे थे, उसमें यहाँ ग्राफ्टिंग देखी थी, है ना। ग्राफ्टिंग में एक ही यहाँ पे जो इन सारी मेथडों में से जो है, यहाँ पे ये जो ग्राफ्टिंग है, इस ग्राफ्टिंग से एक कुछ ऑब्जेक्टिव याद रखना है कि जब पौधा ये जो विकसित हो रहा है, तो इस पौधे के ऊपर में किसके लक्षण दिखाई देंगे, सियॉन के दिखाई देंगे या स्टॉक के दिखाएंगे, तो सियॉन के दिखाई देंगे बेटा। क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ से ऊपर की ओर शाखाएं विकसित हो रही है ना, ऊपर वाली ये जो सियॉन है इससे शाखाएं विकसित होंगी, तो हमको सियॉन के लक्षण दिखाई देंगे, वो जो भी प्रजाति का हो, है ना। स्टॉक के नहीं दिखेंगे बेटा, क्योंकि स्टॉक क्या है, भूमि में गड़ा हुआ है, साथ में इसको हमने ऊपर से काट दिया था, तो इसकी कोई शाखाएं नहीं थी। हाँ, अगर इसकी भी कोई शाखा रहेंगी तो ये जो पूरा पौधा रहेगा, दोनों के लक्षण यहाँ पे तब दिखाई देने। अगर वो बोलता है कि स्टॉक से भी कोई शाखा या कोई ब्रांच यहाँ पे डेवलप हो गई है, विकसित हो गई है, तो दोनों के हमको लक्षण दिखाई देंगे उस पौधे के अंदर में। लेकिन अगर वो बोलता है कि एक पौधा है जो सियॉन से विकसित हुआ है या सियॉन की ब्रांचें विकसित हुई है, तो उसमें कौन से लक्षण दिखाई देंगे, तो जो सियॉन वाला पौधा है उसी के लक्षण हमको दिखाई देंगे। ठीक है, अगला आता है इनआर्चिंग। इनआर्चिंग में क्या चीज करते हैं, जब हमारे पास कोई दो कमजोर नस्ल वाले पौधे और उनको हमको अच्छा बनाना है, ज्यादा अच्छी नस्ल का बनाना है, तो हम क्या करते हैं, उनकी जो दो पास की शाखाएं रहती है उनको यहाँ से ऐसे जो पास में आती है उस वाले भाग को छील देना है, चिपका देना है। चिपकाने के बाद वही मिट्टी या वैक्स लगा के उसको हम पॉलीथीन से कवर करके उसको बांध देंगे। कुछ समय बाद क्या होना है, यहाँ के उत्तक आपस में चिपक जाना है, और चिपक जाने के बाद में ये हमको जो एक नई शाखा या एक तरह से नया पौधा मिल जाए, तो इसको हम फिर क्या करेंगे, यहाँ से इस मुख्य पौधों से दोनों शाखाओं को काट देंगे, और ये जो हमारे पास ये चिपका हुआ शाखाएं थी या चिपकी हुई पौधे थे, उनको हम वापस से दूसरी जगह पे लगा देंगे, तो हमको एक थोड़ी सी अच्छी जाति वाला और नया पौधा मिल जाएगा। ठीक है, चलो अगली चीज आती है यहाँ पे मुकुलन या बडिंग या चश्मा चढ़ाना। ठीक है, इसका मतलब ये जो चीज हो रही है कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये एक शाखा है, इस पर से हमने क्या किया, इसकी कलिका को काट लिया। ठीक है, अब वो जो कलिका को हम काट रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग शेप में काटते हैं। जैसे यहाँ पर क्या किया, स्क्वायर में काटा। अगर हम इसको ऐसे गोल में काट रहे हैं, है ना, या हो सकता है हम उसको ऐसे ट्रायंगल में काट लें, है ना। हम जिस भी शेप में काट रहे हैं, उसी शेप में हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो दूसरा वाला, ये क्या है, ए प्लांट है, जिसपे से हमने क्या करी, कोई बड को काट ली। ये क्या है, यहाँ पे बी प्लांट है, जिसके ऊपर हमको इसको प्रतिस्थापित करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इस शाखा को जिस शेप में काट रहे हैं, अगर हमने इसको स्क्वायर में काटा तो इसके ऊपर हम यहाँ पे स्क्वायर बनाए, इसकी छाल को स्क्वायर में छीलेंगे। ठीक है, अगर हमने इसको गोल गोल काटी है तो कलिका को, तो हम इसको क्या करेंगे, गोल शेप में कट कर। अगर हमने इसमें ट्रायंगल शेप में काटी है, तो हम इस पर भी क्या करेंगे, ट्रायंगल शेप ही काटेंगे। ठीक है, ये चीज जब कर दे रहा है, उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वो जो बर्ड थी, इसको हमने यहाँ पर लगा दिया, और उसको क्या किया, हल्का सा बाहर रहने दिया, और बाकी रस्सी से लपेट के बांध दिया। जब हम इसको बांध दे रहे हैं और ये कुछ टाइम तक वहां पे रह रही है, तो कुछ टाइम बाद क्या होना है, यहाँ के उत्तक आपस में चिपक जाना है, और ये जो पौधा है, यहाँ से क्या होना है, नई ब्रांच, ये जो बडिंग है, इससे नई ब्रांच यहाँ पे निकलने लग जाएंगी। तो इस तरह से हमको एक ही पौधे के ऊपर दो दो लक्षण वाले फल वगैरह या दो लक्षण वाली शाखाएं यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, ठीक है। अब अगली चीज आती है यहाँ पे सूक्ष्म परासरण, माइक्रो प्रोपेगेशन। ठीक है, ये माइक्रो प्रोपेगेशन। अब इसके लिए क्या है, बहुत सारी चीजें है, बस ध्यान से पहले सुनते हुए चलना, अभी बुक पे नोट्स पे ध्यान नहीं देना है ना। जो चीजें बता रहा हूँ वो चीजें सुनते चलो, है ना। ये अभी एक बार और आएगा आगे के चैप्टर में, है ना, तो वहां से और ज्यादा इसकी हम थ्योरी और ज्यादा देखेंगे, है ना। यहाँ पे अभी नॉर्मल, तो क्या चीज कर रहे हैं, सूक्ष्म परासरण या माइक्रो प्रोपेगेशन, ये भी एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की ही एक मेथड है। इसमें क्या कर रहे हैं हम, जो पौधा जो वायरस से संक्रमित हो गया है या किसी दूसरे प्रकार के संक्रमण से संक्रमित हो गया, और पूरा की पूरी उसकी बॉडी, अभी हमने उधर गुटी निर्माण में देखा था कि एक शाखा उसकी बची हुई थी, है ना, या थोड़ा सा पार्ट उसका बचा हुआ था, लेकिन अब क्या हो गया, पूरा का पूरा पौधा यहाँ पर इन्फेक्टेड हो गया, उसके अंदर में कोई वायरस का संक्रमण आ गया है।
तो कोई वायरस का संक्रमण आ गया तो क्या करेंगे, हम उस पौधे की कुछ कुछ टिश्यूज लेंगे, कोई उत्तक लेंगे या कोई ऐसी शाखा ढूंढेंगे या कोई ऐसी पत्ती वगैरह ढूंढेंगे जहां पर उसका संक्रमण ना हो, और उसको क्या करेंगे हम अलग से निकाल लेंगे। अब अलग से निकाल रहे हैं तो क्या चीज, ये जो माइक्रो प्रोपेगेशन मेथड है इसको सबसे पहले क्या किया था गुप्ता इलियट ने 1981 में डेवलप किया था। तो क्या चीज करी हमने, यहाँ से एक प्लांट लिया, उस प्लांट से क्या करा हमने टिश्यूज ले लिए, है ना, ये मान लो हमने यहाँ पे टिश्यू ले लिए, ठीक है। अब ये जो प्लांट था, जिस प्लांट की ये टिश्यू है वो क्या कहलाता है, इलियट प्लांट कहलाता है या एक्स प्लांट कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम में देखो इलियट प्लांट या एक्स प्लांट कहता है जिसके हमने टिश्यू लिए। अब ये टिश्यू लिए और इसको क्या किया हमने, एक संवर्धन माध्यम में रख दिया, वो यहाँ पर क्या करेगा, वृद्धि करेगा और एक कैलस जैसी संरचना बनाएगा। और कैलस किसके जैसी संरचना होती है, ये याद रखना बेटा, कैलस भ्रूण के जैसी संरचना होती है। कैलस जो रहता है वो भ्रूण के जैसी संरचना होती है। इस भ्रूण से फिर अंग वगैरह बनते हैं, मूलांकुर प्रांकुर बनते हैं और पूरा पौधा बन जाता है। जब ये पौधे के रूप में विकसित होने लगता है हम इसको भूमि में लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, हमारे पास कुछ कोशिका या कुछ उत्तक से ही क्या हो गया, एक हमारे को पूरा का पूरा पौधा मिल गया, ठीक है। ये होता है माइक्रो प्रोपेगेशन, ठीक है। इतना ठीक है? यस सर। हाँ सर। ठीक है। यस सर। इतनी चीजें एकदम नॉर्मल में याद रखना है। अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, जब ये सब हम बना रहे हैं तो उसके लिए हमको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है ना। और इसी को एक तरह से क्या बोलते हैं, उत्तक संवर्धन। ये जब आगे वाले चैप्टर में आएगा तब भी हम यही चीज रिपीट करेंगे, तो अभी भी बता रहे हैं कि क्या चीजें हो रही। उत्तक संवर्धन मेथड के ऊपर, टिश्यू कल्चर के ऊपर ये आधारित है। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे यहाँ पे हम कोई टिश्यू के द्वारा एक पूरा का पूरा प्लांट डेवलप कर रहे हैं। तो क्या चीज कर रहा है, सबसे पहले हमने एक क्या लिया है यहाँ पे, एक सेकंड ये ऐड करने दो। हमने क्या किया, एक प्लांट लिया और उस प्लांट को हम क्या बोल रहे हैं, एक्स प्लांट या इलियट प्लांट। अब क्या चीज बोली हमने यहाँ पे, टिश्यू कल्चर के ऊपर है ना, उत्तक संवर्धन विधि के ऊपर। तो संवर्धन क्या चीज होती है कि भाई कोई भी चीज है उसको एक सुटेबल इन्वायरमेंट दे दो, वो वहां पे ग्रोथ करेंगी और डेवलप हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, उत्तक संवर्धन मतलब उत्तकों के लिए जो संवर्धन माध्यम चाहिए। अब संवर्धन माध्यम क्या होता है, मतलब कल्चर, संवर्धन माध्यम को ही कल्चर बोलते हैं, है ना। कल्चर क्या चीज होती है, वो मटेरियल होता है जहां पर हमको किसी चीज के लिए हम एकदम सुटेबल इन्वायरमेंट बना दें। यहाँ पे क्या है, टिश्यू कल्चर। तो हम उत्तकों की या ये जो पौधे है, पौधे की कोशिका को वृद्धि के लिए जो न्यूट्रिएंट मटेरियल चाहिए, जो उसको इन्वायरमेंट चाहिए, जो उसको टेम्परेचर चाहिए, जितना उसको लाइट चाहिए, जितना उसको पीएच लेवल चाहिए, ये सब चीजें हम वहां पे मेंटेन करके देते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जब हम उत्तक संवर्धन कर रहे हैं तो हम लैब के अंदर में 3 रूम बनाते हैं, ठीक है। एक रूम, दूसरा रूम और ये हो गया तीसरा रूम, ठीक है। ये 3 रूम हम बनाए। तो इस पहले वाले रूम में हम आर्टिकल तैयार करते हैं। तो अब आर्टिकल तैयार करते हैं तो क्या चीज, हमारे पास पौधा है तो उससे हमको टिश्यूज निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, चाकू वगैरह चाहिए होगा, टेस्ट ट्यूब चाहिए होगा, है ना, फ्लास्क चाहिए होगा उसको रखने के लिए, उसको धोने के लिए यहाँ पे डिटर्जेंट्स चाहिए होंगे। यहाँ पे दूसरे प्रकार के हम डिटर्जेंट्स यूज करते हैं, जैसे KM4 का भी यूज कर लेते हैं ताकि उसमें जो संक्रमण बाहर साइड में वो कम हो सके। अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे कल्चर माध्यम बना रहे हैं। तो कल्चर माध्यम बनाया तो हमारे पास क्या लिया, एक यहाँ पे हमने एक मतलब एक फ्लास्क लिया या एक ऐसा टैंक लिया। इस टैंक के अंदर में क्या करना है, हमने लिक्विड भरना है ना। तो अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कि भाई क्या हुआ था, वायरस वाला संक्रमण हुआ था, इन्फेक्शन हुआ था उसपे। तो इस बॉक्स को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बॉक्स लिया है, जो टैंक हमने लिया, उसको भी हम स्टरलाइज करेंगे। अब स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन 2 वर्ड आते हैं बेटा। डिसइंफेक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी वृद्धि या ग्रोथ जो हो रही है उसको कम कर देते हैं, उसका जो हार्मफुल इफेक्ट रहता है उसको हम कम कर देते हैं, हानिकारक प्रभाव को कम कर देते हैं, है ना। और स्टरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि किसी चीज से माइक्रो ऑर्गेनिज्मों को पूरी तरह किल कर देना, ठीक है। डिसइंफेक्शन का मतलब वो जो वृद्धि और हानिकारक प्रभाव उत्पन्न कर रहा था उसको हम थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है। जैसे हम डेटॉल और सैवलॉन का यूज करते हैं, तो ये क्या है, डिसइंफेक्टेंट है, मतलब ये जो इन्फेक्शन को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, पूरी तरह खत्म नहीं कर रहा है ना। लेकिन स्टरलाइजेशन, हम उबाल ले रहे हैं किसी चीज को तो वो माइक्रोऑर्गेनिज्म पूरी तरह से मर जा रहा है, तो वो क्या हो गया, स्टरलाइजेशन। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस फ्लास्क का या इस टैंक को भी स्टरलाइज कर देते हैं, इसके पूरे माइक्रोऑर्गेनिज्म को मार देते हैं। उसके बाद इसमें हम जो लिक्विड डाल रहे हैं,
इस लिक्विड का भी स्टरलाइजेशन करते हैं। और इसके लिए क्या करते हैं, अब लिक्विड है तो लिक्विड को क्या करेंगे, तो उसके अंदर में हम एल्डिहाइड हो गया, ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया, डाई हो गया, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसका स्टरलाइजेशन करके उस कल्चर को भी हम क्लीन कर लेते हैं। और इस पूरे रूम को भी हम क्या करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड से क्लीन कर देंगे। अब यहाँ पर क्या चीज करिए, हमारे पास कल्चर तैयार हो गया, इसमें सारा वो न्यूट्रिएंट मटेरियल है जो पौधे की वृद्धि के लिए जरूरी है, सारी चीजें। दूसरी चीज यहाँ पर अब क्या चाहिए हमको, लाइट चाहिए, है ना। तो लाइट के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे ट्यूबलाइट का यूज करते हैं, ठीक है, ट्यूबलाइटों का यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक, उसके बाद में जो टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर हम कितना यहाँ पर मेंटेन करते हैं, टेम्परेचर में हम यहाँ पे 26 से +-2 में, ठीक है, +-2, तो मतलब कितना हो गया, 24 से 28 डिग्री सेल्सियस तक का हम टेम्परेचर इन रूमों के अंदर में मेंटेन करके रखते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एयर भी चाहिए, तो एयर के लिए हम क्या करते हैं, लेयरिंग मेथड का यूज करते हैं। लेयरिंग मेथड का मतलब ये चीज होता है कि इस रूम में एयर यहाँ से इंटर करी इस साइड से ऐसे, और दूसरे वाले साइड से गई, और फिर अगले साइड से क्या हो गई, ये घूमते हुए निकल गई। जैसे शॉपिंग मॉल वगैरह में वो डक्ट बनी रहती है, एक साइड से आती है एयर और दूसरे साइड जाते रहती, सेम वही चीज यहाँ पे लेयरिंग मेथड का यूज करते हैं कि एयर आती है और दूसरे साइड से निकल जाती। सारे रूमों में यही मेथड रहती है कि यहाँ पे भाई आ रही है एयर एक साइड से और दूसरे साइड से क्या हो जा रही है, बाहर होगी। टेम्परेचर के लिए हमने क्या किया था यहाँ पे, मतलब टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए 24 से 28 डिग्री सेल्सियस तक का रखा था। लाइट के लिए क्या चीज करी थी, ट्यूबलाइट का यूज कर लिया था, है ना। जो पीएच लेवल है, ये जो कल्चर मीडिया है यहाँ पे, जो हमारे पास यहाँ पे माध्यम है, इसका हम पीएच लेवल क्या करते हैं, 5.6 से लेके 5.8 तक का रखते हैं, ठीक है। अब क्या किया हमने, इसके अंदर में ये जो प्लांट था इसके टिश्यूज को इस कल्चर में रख दिया। तो जब कल्चर में रख दिया तो ये क्या होना है, यहाँ पे वृद्धि करना है, वृद्धि करके एक भ्रूण जैसी संरचना बनाना है, कैलस, ठीक है। ये चीज क्या कहलाती है यहाँ पे, कैलस कहलाती है, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो चीजें ग्रोथ कर जा रही है, नीचे साइड में रूट और ऊपर साइड में स्टेम यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है ना। तो ये दोनों चीजें अभी क्या किया हमने, इसको 2 से 3 हफ्ते तक, 2 से लेके 3 हफ्ते तक इसको क्या कर दिया, इस फ्लास्क के ही अंदर रहने दिया, इसी सेकंड वाले रूम में रहने दिया। वो जब अच्छे से उसमें जड़ और तना पत्ती वगैरह का जब निर्माण हो जा रहा है, तो उसको क्या किया हमने, फिर यहाँ पे मिट्टी वाली जगह पे उस प्लांट को इम्प्लांट कर दिया। जब वो इस मिट्टी वाली जगह पे इम्प्लांट हो गया, और उसको यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फिर वही हम 20 से मतलब 15 से 25 दिन, 20 से 30 दिन तक क्या करेंगे, उसको हम यहाँ पर इस रूम के अंदर में ग्रोथ करने देंगे, है ना, वृद्धि करने। सेम चीज यहाँ पर इस रूम में भी होना है, लाइट भी रहना है, एयर भी रहना है, पीएच भी रह जाए, जो मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट मटेरियल इस पौधे को चाहिए वो भी रहना है। अब जब यहाँ पे अच्छे से वृद्धि कर लेता है, तो इसको हमने क्या किया, निकाला, और इसको हमने कहाँ लगा दिया, खेत में लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सिर्फ एक प्लांट तैयार नहीं किया था, ये जो टिश्यूज थे यहाँ पे, ये बहुत सारे टिश्यूज है, तो एक ही टिश्यू से क्या हुआ, हमने उसमें विभाजन होते गया, उनको अलग करते गए, और एक ही से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बहुत सारे पौधे प्राप्त कर लिए। इसका जब प्रयोग किया था, तो इसमें जो यूकेलिप्टस है उससे क्या किया था, एक सिंगल सेल से 1 लाख यूकेलिप्टस के पौधे तैयार कर लिए थे, है ना। अब क्या चीज, इतनी चीजें क्लियर है बेटा? जी सर। ठीक है, ये वैसे अभी और इसमें यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए हैं अभी ये पढ़ना है, ये जो मैंने पूरा बताया है ये कहाँ पर पढ़ेंगे हम, जो उधर 12th चैप्टर आएगा उसके अंदर में पढ़ेंगे हम टिश्यू कल्चर में। और लेकिन अभी से ये चीजें पता होना चाहिए, अभी के लिए इतनी ही चीजें याद रखनी है, ठीक है, यहाँ ये जितने पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब क्या चीज हो रही है यहाँ पे, माइक्रो प्रोपेगेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज है ना, लाभ और हानि है। तो क्या चीज हो रही है, देखो अभी हमने बोला था कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि तेजी से, है ना, और कम कीमत तथा आसानी से कोई भी पौधा हम बना सकते हैं, मतलब बहुत कम समय में। जैसे हम एक पौधा बना रहे थे, फिर वो विकसित होगा, फिर उसके पता चला हम ग्राफ्टिंग या लेयरिंग या कटिंग वगैरह करते, ये सब जब मेथड करते तो हमको बहुत लंबा टाइम लग जाता है ना। लेकिन हम यहाँ क्या करें, एक टिश्यू लिया, उसकी बहुत सारी सेलों को अलग कर दिया, कल्चर मीडियम में रख दिया, बहुत सारी ने ग्रोथ किया, बहुत सारे कैलस बन गए, उनको अलग अलग जगह अलग अलग चैम्बरों में इम्प्लांट कर दिया, वहां पे बहुत सारे पौधे हमको क्या हो गए, एक ही समय में मिल गए, है ना।
ठीक है। तो ये लाभ है कि यहाँ बहुत कम समय में और बहुत आसानी से हम नए पौधे तैयार कर सकते हैं, है ना। वे पौधों को भी तैयार कर सकते हैं जिनमें बीजों का निर्माण नहीं होता है, जिनमें फल नहीं लगते, उन पौधों को भी हम आसानी से यहाँ पे उनकी संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है। अगली चीज क्या आ रही, ऐच्छिक लक्षण वाले पौधों को विकसित किया जा सकता है और अधिक संख्या में। ऐच्छिक लक्षण जैसे हो सकता है कोई पौधा हो जो हमको दिखाई दिया कि भाई ये मान लो गुलाब ही है ना। कोई हमको गुलाब मिल गया कि वो बहुत ज्यादा रेड कलर का है ना, और हमको वो चाहिए था और हमारे पास अभी तक जितने मिल रहे थे वो क्या हो रहे थे, सारे पिंक मिल रहे थे या लाइट रेड मिल रहे थे। तो हमने क्या किया, इस वाले पौधे के टिश्यूज लिए और उनको कल्चर मीडियम में रख दिया और बहुत सारे पौधे यहाँ पे तैयार कर लिए। मतलब हमको जो लक्षण चाहिए, हमको जिस तरह के फल चाहिए, हमको जिस तरह का उत्पादन चाहिए या जो लक्षण चाहिए उस प्लांट के अंदर में, वो वाले प्लांट को हम आसानी से यहाँ पे संवर्धित करके हम नए पौधे तैयार कर सकते हैं। फिर अगली इस विधि के उच्च गुणवत्ता वाले पुष्प फल, ये अभी बताया कि हम अच्छी किस्म के अच्छे जो क्वालिटी वाले हैं उन पौधों का हम यहाँ पे विकास कर सकते हैं। फिर इस विधि में रोग रहित तथा कमजोर तने वाले पौधों का विकास किया जाता है। रोग रहित जैसे अभी बताया था कि पूरा का पूरा प्लांट क्या हो गया था, वायरस से इन्फेक्टेड हो गया था। हमने सिर्फ उसकी एक आध सेल ऐसी ढूंढी, कुछ टिश्यू का पार्ट भर ऐसा ढूंढा जिसके ऊपर इन्फेक्शन नहीं था, उसको हमने संवर्धित कर लिया और उससे हमने नए पौधे यहाँ पे तैयार कर लिए, है ना। ठीक है। इस विधि द्वारा अनुवांशिक रूप से विभिन्न लक्षणों को अलग अलग किया जा सकता है ना। अब कैसे, जब हम यहाँ पे टिश्यू कल्चर कर रहे थे तो जब हम सेल को डिटर्जेंट से क्लीन कर रहे थे, उसी समय में अगर हम क्या करें, यहाँ पे डीएनए रिकम्बाइंड मेथड या डीएनए टेक्नोलॉजी का हम अगर उपयोग कर लेते हैं और उसके अंदर में कोई क्रोमोसोम या कोई जीन अगर हम ट्रांसफर कर देते हैं जो हमारे इच्छा अनुसार हमको उत्पाद देने वाला है, तो उसको ट्रांसफर कर दो और बाद में फिर उसका संवर्धन कर लेते हैं। तो हमने वो जो जीन प्रतिस्थापित किया था वो भी अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा। जब वो लक्षण प्रदर्शित करेगा तो हमको जो चीज चाहिए थी वो हमको उस पौधे से प्राप्त होने लग जाएंगी। तो ये है इसके एडवांटेज या लाभ। ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। जी सर। ठीक है। अब अगली चीज आती है डिसएडवांटेज, हानियां। तो क्या चीज हो रही है यहाँ पे, कमजोर पौधे विकसित होते हैं और संक्रमण होने की बहुत ज्यादा उनमें संभावना होती है। अभी तो हमने ऊपर साइड में बोला कि भाई रोग रहित होते हैं, है ना, इच्छिक लक्षण वाले होते हैं, लेकिन क्या चीज हो रही, यहाँ पे उसको किसी भी तरह का अनुकूलन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है उस पौधे को, इसीलिए वो क्या हो रहता है, कमजोर रहता है, विकसित नहीं रहता है, वातावरण के प्रति अनुकूल नहीं रह पाता। क्यों? क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट मटेरियल चाहिए था, हमने उसको सीधा ला के दे दिया, उसको जड़ों की भी वृद्धि नहीं करनी पड़ी। उसको लाइट चाहिए थी प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो हमने उसको ट्यूबलाइट लगा के दिया। उसको जिस तरह से एयर चाहिए थी वो एयर हमने उसको दे दी। तो उसको किसी भी तरह की यहाँ पे बॉडी को अपने आप को डेवलप करने का चांसेस ही नहीं मिला, जिसके कारण वो पौधा क्या रह जाना है, कमजोर ही रह जाना है और संक्रमण होने के उसमें चांसेस फिर से ज्यादा रहेंगे, है ना। अगर हमने उसमें अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला कोई जीन अगर प्रतिस्थापित कर दिया तो भर वो रोग प्रतिरोधी पौधा हमको प्राप्त होगा, नहीं तो वो पौधा फिर से संक्रमित होने के चांसेस वाला होगा। ठीक है। फिर इस विधि में नए लक्षण उत्पन्न करना संभव नहीं है। अगर हम यहाँ पे अगर डीएनए जीन थेरेपी का यूज कर रहे हैं तो ही यहाँ पे कोई नया लक्षण हमको दिखाई देगा, नहीं तो हमने वो जो टिश्यू लिया उसको डायरेक्ट अगर संवर्धन माध्यम में रख दिया तो हमको कोई नया लक्षण दिखाई नहीं देगा। जो पुराने पौधे में है वही चीज हमको यहाँ पे दिखाई देगी ना। फिर पौधे छोटे आकार के होते हैं। छोटे आकार के क्यों होते हैं? क्योंकि उसको ज्यादा वृद्धि नहीं करना है, उसको आसानी से प्रकाश वो लाइट मिल जा रही थी, वो आराम से फोटोसिंथेसिस कर ले रहा था, उसकी रूट वगैरह ज्यादा डेवलप नहीं हुई थी क्योंकि उसको सारा न्यूट्रिएंट मटेरियल वाटर आसानी से मिल जा रहा था। तो वो आकार में वृद्धि नहीं करेंगे, जितना है उतने में ही वो वृद्धि करके उत्पादन देने लग जाएगा, है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो छोटे आकार के मिल रहे हैं ना। पर्यावरण के प्रति क्या हो रहा है, जो आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसके प्रति वो अनुकूलित नहीं हो पाते, अपने आप को उसके अनुसार वो एडॉप्ट नहीं कर पाते, ढाल नहीं पाते हैं, है ना। अगली चीज है रोगग्रस्त पौधे से संतानें भी रोगग्रस्त होंगी। जैसे अगर बाई चांस गलती से हमने अभी क्या बोला था कि पूरा का पूरा प्लांट वायरस से इन्फेक्टेड है ना, और गलती से अगर हमने वही टिश्यू ले लिया जो पता चला, हमने देखा था कि सोचा कि वो हेल्दी टिश्यू, लेकिन गलती से उसमें कोई सेल ऐसी रहेगी जो इन्फेक्टेड हो, तो जितने हमने 1000 में नंबर में अगर हमने प्लांट तैयार किए तो पूरे के पूरे 1000 प्लांट हमको इन्फेक्टेड मिल जाएंगे।
पूरे के पूरे, है ना। तो जो नए प्लांट्स है, अगर उनकी अगर टिश्यूज अगर इन्फेक्टेड है तो हमको नए प्लांट्स का भी यही चीज मिलेंगी कि वो भी इन्फेक्टेड ही मिलेंगे। ठीक है बेटा। इतना ठीक है। सर। जी हाँ सर। सर। ठीक है। यस सर। अब यहाँ से ये वाले क्वेश्चन के बाद एनसीईआरटी का पोर्शन चालू हो जाएगा, है ना। ठीक है। तो अच्छा ठीक है, यहाँ पे सारे लोग हैं तो एक बार फिर से बोलूंगा, जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। दूसरी चीज, मैंने उसमें कुछ नोट्स डाले, कुछ कॉलम वाले, है ना, जिनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन और सर्कुलेटरी सिस्टम्स डले हुए हैं कि किस फाइलम के अंदर में कौन सी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ना, कैसे वो रेस्पिरेशन कर रहा है, वो यूरेट किस तरह का, उनमें एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या बन रहा है, वेस्ट मटेरियल क्या बन रहा है ना, वो उसकी लिस्ट बनी हुई है बेटा चार्ट, तो वो चार्ट भी बना लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है। एक और चीज थी, कल सैटरडे है, कल रिवीजन के बाद मुल्ताई वाले जितने भी बच्चे हैं मैं उन लोगों से मिलूंगा, ठीक है। और संडे अगर पॉसिबल हुआ तो कल ही पट्टन वाले बच्चों से भी मिलूंगा, ठीक है। और अगर नहीं हुआ तो फिर संडे आऊंगा पट्टन वाले बच्चों साइड, ठीक है। ठीक है, तो अपनी कॉपियां कंप्लीट करके रखोगे, साथ में जो दूसरी चीज बोला था वो भी, ठीक है, क्योंकि सेकंड वाली यूनिट्स के भी नोट्स ला रहा हूँ। ठीक। अगली चीज आ रही है यहाँ पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक और अलैंगिक में अंतर। अब बेटा यहाँ पे एक जो कौन सी 2018 वाली जो बेच थी, उनने बहुत ही डफर जैसी गलती करी थी, यहाँ पे उल्टा कर दिया था, लैंगिक की जगह अलैंगिक कर दिया था और सारी चीजें सही लिखी थी, आंसर कट गया था, है ना। तो ऐसी चीजें मत करना, ये चीजें थोड़ी सी ध्यान से रखना, और अगर कंफ्यूजन होता है तो सिर्फ एक ही साइड को याद करा करो, ठीक है। ठीक है, तो लैंगिक प्रजनन, लैंगिक में क्या हो रहा है, ये द्विजनकीय हो रहा है। द्विजनकीय मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे दो पेरेंट्स की जरूरत होती है, एक मदर और एक फादर, ठीक है, एक मेल और एक फीमेल। यहाँ पे हमने देखा था कि एक जन की चाहिए सिर्फ, या एक सिंगल कोशिका है, सिंगल पर्सन है, तो भी क्या हो रहा था, यहाँ पे एक नए संतति या नई डॉटर का निर्माण हो जा रहा था, है ना। फिर यहाँ पे प्रजनन अंगों का निर्माण होता है, लैंगिक प्रजनन में विशेष प्रकार के प्रजनन अंग बनते हैं और गैमेट का निर्माण होता है, लेकिन इस साइड में यहाँ पे जरूरी नहीं है कि कोई ऐसा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बने या कोई गैमेट बने, ठीक है। इसमें जीवन काल में एक बार अर्धसूत्री विभाजन होता है, मतलब लैंगिक जो प्रजनन हो रहा है उसमें जो सेल हो रही है, उसमें जो विशिष्ट प्रकार की सेल, और उससे क्या बनते हैं, गैमेट बनते हैं, जर्मिनल सेल से। तो जर्मिनल सेल में या बॉडी की वो सेल्स जिस जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली है, उसके अंदर में एक न एक बार अर्धसूत्री विभाजन होगा। और इधर लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हमेशा हमेशा समसूत्री विभाजन होते चलते। ये कैसा है, धीमा है। अब धीमा है मतलब क्या हो रहा है, इसमें बहुत लंबा टाइम लग रहा है, मतलब पहले कोई एनिमल हो या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो पहले डेवलप हो रहा है, फिर वो रिप्रोडक्टिव एज में जा रहा है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसके ग्रोथ कर रहे हैं, वो डेवलप हो रहा है, फिर वहां पे गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, फिर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, भ्रूणीय विकास हो रहा है, और उसके बाद में फिर बेबी का निर्माण हो रहा है। तो ये एक बहुत लंबी प्रोसेस हो गई, बहुत धीरे धीरे चल रही है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रही, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन की अपेक्षा तीव्र होता है। यहाँ पे क्या है, कोई झंझट नहीं है, ऐसा लगा कि भाई अब नया जीव उत्पन्न करना चाहिए, फट से डिवाइड हुए और नया जीव उत्पन्न कर दिया, है ना। यहाँ पर क्या चीज, अगला क्या है, इसमें बनने वाले नए जीव अपने जनक के जनकों से भिन्न होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो तरह के पेरेंट्स से, दो तरह के गैमेट थे, आपस में फर्टिलाइज हुए, जेनेटिक मटेरियल आपस में मिक्स हो गया था, इसीलिए हमको कोई नया कैरेक्टर देखने को मिलता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे मम्मी पापा दोनों अलग अलग दिखते हैं, पता चला कोई लंबा है कोई गोरा है, और पता चला हम छोटे भी हो गए सावले भी हो गए, है ना, तो दोनों लक्षण हमको देखने को। तो यहाँ पे हमको लैंगिक प्रजनन में दोनों लक्षण, या हमको जो पेरेंट्स है उससे एक अलग लक्षण देखने को मिलता है। यहाँ पे कोई लक्षण अलग नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि ये क्लोन होते हैं, है ना, क्लोन होते हैं, क्योंकि अनुवांशिक उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर, उनका मॉर्फोलॉजी, उनकी फिजियोलॉजी, उनके फंक्शनोलॉजी, हर चीज, उनके फंक्शन स्ट्रक्चर, उनके आकार रंग रूप, सारी चीजें कैसे होने अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं, इसीलिए इनको क्लोन या रेमिड भी बोलते हैं।
ठीक है। फिर अनुवांशिक भिन्नता पाई जाती है, यह भी बताया कि कुछ हमको विभिन्नताएं देखने को मिलती है, और ये सब क्या होती है, जेनेटिक वेरिएशन होती है, अनुवांशिक विभिन्नताएं होती है। अनुवांशिक पदार्थ में जब कोई परिवर्तन आता है तभी हमको कोई नया लक्षण यहाँ पे देखने को मिलता है। और इस साइड में क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई अनुवांशिक विभिन्न, क्योंकि गैमेट नहीं मिले, जो था उसी में समसूत्र विभाजन हो गया, सेम सेम बन गया, कॉपी होगी उसकी बस, है ना। इसमें संतानें कम उत्पन्न होती है। लैंगिक प्रजनन में हद हुई तो 5-6 संतानें उत्पन्न होना है ना, ज्यादा नहीं होना है। और इसमें क्या होती है, हजारों लाखों की संख्या में हो जाए। जैसे अमीबा में देखा था हमने, जब उसको अनस्टेबल इन्वायरमेंट में था तो उसने क्या किया था, सिस्ट का निर्माण किया था और बहुत सारे डॉटर अमीबा का निर्माण कर दिया था, है ना। तो संख्या में बहुत ज्यादा मिल जाती। फिर इसमें युग्मक प्रजनन इकाई का कार्य करते हैं। युग्मक को ही, जो गैमेट होते हैं, एग और स्पर्म, यही क्या होते हैं यहाँ पे, प्रजनन इकाई कहलाते हैं, है ना। अगली चीज क्या आ रही है, प्रजनन इकाई में कायिक भाग लेते हैं। प्रजनन इकाई के रूप में कायिक भाग लेते हैं शरीर का कोई खंड, जैसे जड़, तना, पत्ती, कलिका, पत्र पर कलिका, ये सारी चीजें भाग लेती है ना। फिर ये क्या होता है, उच्च श्रेणियों के पादप और जंतुओं में होता है लैंगिक प्रजनन, और यहाँ पे शैवाल, कवक और अधिकांश पौधे और मोनेरा जगत के जीवों में यहाँ पे क्या होता है, और निम्न कशेरुकियों के अंदर में अलैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है बेटा। यस सर। ठीक है, जी यहाँ सर। तक किसी को भी कुछ डाउट है तो बोलो बेटा। नो सर। नहीं है किसी को कुछ भी? नो सर। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो यहाँ तक नहीं है। हाँ बोलो। सर, कायिक प्रवर्धन में पता कैसे चलता है कि पौधा रोग बेटा होगी? वो तो हमको ये चीज देखना पड़ेगा ना कि वो कैसे वृद्धि कर रहा है, विकास कर रहा है, कैसे वो नॉर्मल टाइम में कैसा दिखता है। जैसे अगर उस पर कोई संक्रमण हो गया, जैसे हम अभी खेत में अगर देखो, सोयाबीन के ऊपर होता है, पत्तियां पीली पड़ने लग जाती, मुरझाने लग जाती, उस पे वो ऐसी गांठ जैसी संरचनाएं बनने लग जाती है, राउंडेड होने लग जाती है। तो ऐसे अगर उस पे है तो हमको देखना पड़ेगा कि वो कोई ना कोई डिसीज है। तो उसके लिए फिर पौधों की अलग अलग प्रकार की अलग अलग डिसीजें हैं, तो वो सब चीजें भी हमको फिर पढ़ना पड़ेगा, तब हमको वो चीजें पता चलेगी। हाँ, ये कुछ कैरेक्टर्स बताए, जैसे पत्ती के ऊपर पीलापन आ जाता है, धब्बे बन जाते हैं, मोटी गांठ जैसी आ जाती है, राउंडेड होने लग जाएंगी, सिकुड़ने लग जाएंगी। अगर ऐसी चीजें हमको पौधों में देखने को मिल रही है, मतलब उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है ना? ठीक है। यस। चलो, अब यहाँ से चालू होता है एनसीईआरटी का पोर्शन। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चनों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना और थोड़ा सा इनमें दिमाग लगाना है, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, बस सोचना है कि वो चीज क्या बोल रहा है। अभी हमने यहाँ पे रिप्रोडक्शन पूरा पढ़ लिया, रिप्रोडक्शन के हमने कैरेक्टर्स पढ़ लिए। ठीक है, अब क्या चीज बोल रहा है, जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों है ना। तो अच्छी विधि क्यों है, अगर हम देखा जाए संतान उत्पन्न करने के हिसाब से या नंबर बढ़ाने के हिसाब से, तो अलैंगिक प्रजनन है, लेकिन उसमें अनुकूलित नहीं हो रहा पौधा, है ना, ज्यादा विकसित नहीं हो रहा, जैव विकास नहीं हो रहा, तो कौन सी विधि होगी, लैंगिक प्रजनन। तो लैंगिक प्रजनन को अच्छा मानते हैं। क्यों अच्छा मानते हैं, क्योंकि इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब विभिन्नताएं उत्पन्न हो रही तो जैव विकास होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, नई जाति उत्पन्न होने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा रहेंगे, वातावरण के प्रति वो ज्यादा अनुकूलित होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि दो अदर अलग अलग पर्सनों के गैमेट्स आके मिले थे यहाँ पे, है ना। तो कौन सी, लैंगिक विधि। मन से इससे बड़ा भी लिख सकते हो, जितने पॉइंट्स आते हैं दिमाग में उतने यहाँ पर लिख सकते हो, है ना। ठीक है, अगली चीज आती है यहाँ पे किशोर अवस्था। किशोर अवस्था क्या चीज है, तो किशोर अवस्था वो अवस्था, जैसे हम अलग अलग अवस्थाएं पढ़ते हैं हमारे जीवन काल की, है ना, कि बाल्य अवस्था, उसमें क्या होता है, हमारा शारीरिक मानसिक रूप से विकास होते हुए चलता है ना। उसके बाद में क्या आती है, किशोर अवस्था। तो किशोर अवस्था में लैंगिक लक्षण और जो लैंगिक जो परिपक्वता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो सब डेवलप हो जाते हैं, और जस्ट अब क्या होने वाली रहती है, हमारे अंदर में रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी आती है। लास्ट स्टेज क्या कहलाती है, जीर्ण अवस्था या वृद्ध अवस्था। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी के सारे सिस्टम काम करना कम करने लग जाते हैं, और लास्ट स्टेज आती है डेथ। उसमें हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है।
अगली चीज आती है यहाँ पर बाह्य निषेचन की व्याख्या कीजिए और इसकी हानियां बताइए। तो हमने फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, दो प्रकार का होता है, हमने क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में बताया था ना। दो प्रकार का फर्टिलाइजेशन होता है, एक इंटरनल आंतरिक निषेचन और एक होता है बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन जिसमें गैमेट बॉडी के अंदर में फर्टिलाइज होते हैं, निषेचित होते हैं, तो वो क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन आंतरिक निषेचन। और बाह्य निषेचन में क्या हो रहा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मतलब बॉडी के बाहर है दोनों गैमेट और बॉडी के बाहर ही क्या हो गए, आपस में मिक्स हो गए। जैसे उभयचर हो गए, जलीय जंतु मछली वगैरह हो गए, इनके अंदर में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है ना। तो बाहर साइड में जो मेल और फीमेल गैमेट है वो बॉडी के बाहर मिलते हैं। अब हानियां क्या क्या चीज हो रही, जैसे इंटरनल में हो रहा है, तो क्या हो रहा है, उस जो एम्ब्रियो जो डेवलप होने वाला है, ये जो शिशु डेवलप होना है, उसके न्यूट्रिएंट मटेरियल की, उसको क्या क्या न्यूट्रिएंट मटेरियल चाहिए, वो सब की भी उसके पास पहले से यहाँ पे अरेंजमेंट होता है। मदर उसको सारी चीज प्रोवाइड करती है ना, उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी यहाँ पे मदर रहती है ना, पेरेंट्स उसको केयर प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो बाहर साइड में हो रहा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जैसे मछली हो गई, मेंढक हो गई, इनके अंदर जो चीज हो रही, तो ये कहाँ पर पड़ा हुआ है, पानी में, तालाब में बाहर की ओर पड़ा हुआ है, वहां पे वो फर्टिलाइज हो गया और वहां पे ग्रोथ कर रहा है। तो उसके पास कोई ऐसा न्यूट्रिएंट मटेरियल की कोई की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं रहता है, उसके पास में कोई प्रोटेक्शन के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं रहता है। यहाँ पे जो एग और स्पर्म है, अगर मान लो, जैसे मान लो कि यहाँ पर क्या हुआ, ये एग यहाँ पर है, ठीक है, और जो पानी का फ्लो है ऐसा है, ठीक है, और जो मेल है उसने क्या कर दिया, यहाँ पर मेल वाले मतलब स्पर्म को यहाँ पर छोड़ा, तो ये इनके फर्टिलाइज होने के चांसेस कितने हो गए, बहुत कम हो गए, क्योंकि ये एक स्पर्म क्या हो रहा है, यहाँ से आगे ही बहते चले गए, है ना। तो जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो पानी के अंदर में होता है, जिसके कारण में यहाँ पर क्या हो रहा है, निषेचन फर्टिलाइजेशन होने के कम चांसेस रहते हैं। फिर जो भी यहाँ पे एम्ब्रियो वगैरह जो भी डेवलप हो रहा है, वो एम्ब्रियो के भी दूसरे जो प्रेडिक्टर है, जो भी परभक्षी है ना, उनको उसके द्वारा खाए जाने का खतरा हमेशा बना रहेगा, क्योंकि हो सकता है कोई भी बड़ी मछली है वो उस एम्ब्रियो को खा गई, है ना। तो ये है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की हानियां, याद रहेंगी बेटा। ओके सर। याद रहेगा। नम्रता, उमा, यासिका, यस सर। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? ठीक है, अगली चीज आती है यहाँ पे अलैंगिक चल बीजाणु, जूस्पोर और युग्मनज, जाइगोट में अंतर लिखना है ना, 2 नंबर में भर आता है ये। तो जूस्पोर क्या चीज हो रही है, लैंगिक चल बीजाणु। देखो बीजाणु जो बने थे वो दरअसल क्या हो रहे थे, 2 प्रकार के बने थे, है ना। एक तो क्या हो गया था, चल हो रहा था, और दूसरा कैसा रहता है, अचल रहता है। जो चल रहता है उसके ऊपर में क्या प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे फ्लेजिला प्रेजेंट रहता है, ये फ्लेजिला प्रेजेंट रहता है। जैसे क्लेमाइडोमोनास, इसका जो बीजाणु रहता है वो कैसा रहता है, चल रहता है। कोनिडिया अचल रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर युग्मनज और जाइगोट में अंतर पूछ रहा है। पहले तो यहाँ पे ये चल और अचल बीजाणु में अंतर देख लो, कि एक जो बीजाणु है उसके अंदर में फ्लेजिला नहीं है, इसीलिए ये कैसा है, अचल, और जिसके ऊपर में फ्लेजिला है वो कैसा हो गया, चल हो गया, ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पे ये आई कि युग्मनज और चल बीजाणु में क्या, तो जाइगोट, जो जाइगोट क्या है, ये एक सेकेंड, ये, और चल बीजाणु क्या है, ये, ठीक है। ये किसमें बन रहा है, जो चल बीजाणु बन रहा है ये किसमें बन रहा है, अलैंगिक प्रजनन में बन रहा है। और ये किसमें बन रहा है, लैंगिक प्रजनन। कैसे बना ये, एक यहाँ पे मेल का न्यूक्लियस है और एक यहाँ पे फीमेल का है, एग और स्पर्म जब मिल रहे हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, जाइगोट या युग्मनज बनता है। ये कैसे होते हैं, अधिकतर कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं, मतलब एन होते हैं। और ये कैसा, यहाँ पे 2 केंद्रक मिल गए तो ये कैसा होता है, यहाँ पे 2 एन रहता है, ठीक है। ये हमेशा अचल होता है, जैसे हमने ह्यूमन के अंदर में देखा था, जब यहाँ पे जाइगोट बना था और जब इससे एम्ब्रियो बना था, तो ये गोल संरचना थी, अचल संरचना थी। ये कैसे हो रहा है, क्योंकि इस पर फ्लेजिला प्रेजेंट है, तो कैसे होगा, ये चल होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये आसानी से जा सकते हैं, ठीक है बेटा।
यस सर। हाँ सर। ठीक सर। ठीक है, अगली चीज आती है ये स्ट्रेस साइकिल और एक है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता चुका था, है ना। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में बताया था कि ये सभी प्राइमेट्स में होता है। ठीक है, प्राइमेट्स में होता है और ये कब तक चलता है, जब तक प्रजनन काल रहता है 14 से लेके 45 वर्ष तक का। या अलग, ये किसका दिया हुआ है, मनुष्य का दिया हुआ है। ठीक है, अलग अलग जीवों में अलग अलग तरह से। तो इसमें क्या हो रहा है, पहले यहाँ पर क्या हो रहा था, अंडाशय हो गया, सहायक नली, हार्मोन वगैरह में क्या हो रहा था, चेंजेस हो रहे थे, जिसके कारण में एक निश्चित समय बाद, जैसे हम मनुष्य की बात कर रहे तो 28 डे बाद क्या हो रहा था, मेंस्ट्रुएशन आ रहे थे, है ना। यहाँ पे एंडोमेट्रियम टूट रही थी और ब्लीडिंग के रूप में बाहर हो रही थी। लेकिन जो स्ट्रेस साइकिल है, मध्य चक्र है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर भी सेम चीजें होती। जो प्रजनन काल रहता है उसमें अंडाशय, सहायक नली, हार्मोन वगैरह की जो एक्टिविटियां है उसमें एक सीक्वेंस में चेंजेस आते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई ब्लीडिंग टाइम नहीं होता है, यहाँ पे होता है हीट पीरियड। और ये क्या होता है, पूरे ईयर में, या कोई एक सीजनेबल होता है ना, ईयरली होता है या सीजनेबल होता है। दो तरह के स्ट्रेस साइकिल चलते हैं जो पर्टिकुलर एक